हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। आज की क्लास में हम बात करेंगे 4 मई 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइम टू टाइम क्वालिटी कंटेंट के लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। हमारे चैनल पर आपको डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो आप हमारे ये स्टूडेंट्स का फीडबैक देख सकते हैं, कितने सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारी इन्हीं क्लासेस से। तो आप भी कम से कम ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा एंड 10-15 दिन में आप खुद देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है एंड धीरे धीरे करके आपके मॉक टेस्ट और जो आप एग्ज़ाम्स देंगे वहाँ पर भी आपका स्कोर इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में 943 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो ये राज्य था त्रिपुरा। टॉप 3 राज्य यहाँ पर कौन से थे? त्रिपुरा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास इन एसएलएन डाइवेक्स 2026 का चौथा संस्करण कहां पर सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है? तो श्रीलंका के कोलंबो में। और इसमें इंडिया की तरफ से हमारी कौन सी शिप गई थी पार्टिसिपेट करने? ये है आईएनएस निरीक्षक। नेक्स्ट है, किस देश ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वर्ष 2050 की समय सीमा निर्धारित की है? तो ये देश है फ्रांस। नेक्स्ट है, मई 2026 में देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली सचेत का शुभारंभ किसने कर दिया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह ने। नेक्स्ट है, स्काई हॉप एविएशन द्वारा भारत की पहली कमर्शियल सीप्लेन एयरलाइन कहां पर शुरू की जाएगी? लक्षद्वीप आइलैंड पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के दूसरे बैच के लिए पहली बार कुल कितने आम नागरिकों को शामिल करने की योजना बनाई? तो यहाँ पर 4 आम नागरिक होंगे जो कि स्टेम को बिलोंग करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहां पर कर दिया? चंडीगढ़ में। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। अगला, इस शहर की पुलिस नम्मा 112 आपातकालीन हेल्पलाइन में एआई संचालित बहुभाषी सुविधा शुरू करने वाली भारत की पहली पुलिस इकाई बन गई। ये है बेंगलुरु पुलिस। अगला, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस की लेखिका कौन है? इस किताब को लिखा पामेला पूजा किरपलानी ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने CERT इन के माध्यम से 27 से 29 अप्रैल 2026 तक संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया है? तो गोवा में। एंड इस इवेंट के लिए हमारी थीम है भविष्य के लिए तैयार ऑडिट के माध्यम से डिजिटल भारत को सुरक्षित करना, अनुकूलन, आश्वासन और प्रगति। ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2026 में सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लागू किया? इसका नाम रखा पर्व। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस राज्य की कैबिनेट ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 को मंजूरी दे दी? ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार कितनी कोयला खदानों के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक के उपयोग हेतु ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर 4 ऐसी कोयला खदानें हैं। और आखिरी प्रश्न हमने किया था परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बन गया? ये देश है बांग्लादेश। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा की है। चलिए अब बिना टाइम लेते हुए आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर जीएस की PDF चाहिए या फिर ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999।
इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, फ्री टेस्ट, फ्री PDF, फ्री नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000+ GK GS की बुक हो गई, कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में रक्षा मंत्रालय में सचिव रक्षा वित्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे कौन बन गए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में? ये हैं विश्वजीत सहाय। ए ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सचिव रक्षा वित्त रक्षा मंत्रालय में वित्तीय मामलों के प्रमुख होते हैं और रक्षा बजट के प्रबंधन और योजना में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, विश्वजीत सहाय। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं मिस्टर राजनाथ सिंह। मिनिस्ट्रीज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं ना, उनके मिनिस्टर्स का नाम आपको ध्यान में रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे होम मिनिस्टर की, तो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहा करिए, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ कौन है? इनका नाम है नितिन गडकरी। एटलीस्ट सब नहीं याद रखना, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हैं उनके नाम याद रखा करिए, जो बार बार न्यूज़ में आते रहते हैं। इसी तरह से मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हमारे कौन हैं? ये हैं JP नड्डा। इनके पास और कौन सा एक पोर्टफोलियो है? तो ये हमारे मिनिस्टर हैं केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के लिए भी। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की, तो ये कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। इसी तरह से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, जो पिछले दिनों चर्चे में थी जब बजट पेश हुआ था उस टाइम पे। ठीक है। और इसी तरह से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे कौन हैं? तो ये हैं S जयशंकर। ओके, तो ये बार बार रिवाइज करते रहा करिए। वैसे अगर आप हमारी डेली क्लासेस को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको मिनिस्टर्स का नाम याद कराते रहती हूँ, तो आई एम श्योर आपको ये सारे नाम याद होंगे। चलिए हम 2026 की कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां भी इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं अशोक कुमार लाहिड़ी, और नीति आयोग की नई CEO अभी रिसेंटली बनी है निधि छिबर। ठीक है, इनको एडिशनल CEO का पदभार मिला है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं न्यायमूर्ति लिसा गिल। बिहार के 24वें और नए मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी, इन्होंने नीतीश कुमार को रिप्लेस किया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव बने हैं आनंद स्वरूप। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक हैं वीर विक्रम यादव। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं साध्वी निरंजन ज्योति। इंडिगो के नए CEO बने हैं विलियम वॉल्श। भारत की पहली समलैंगिक संसद बन गई हैं मेनका गुरुस्वामी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD हैं कृष्णा कुमार सिंह। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख हैं धीरज सेठ। दिल्ली के नए यानी 23वें उपराज्यपाल बने हैं तरनजीत सिंह संधू। नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है निधि छिबर को, हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो ये 2026 की कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जो आपको रिवाइज करते रहनी है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंडेक्स आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 157। बी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 157वें स्थान पर है। 2025 में भारत की रैंक थी 151। ये सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस द्वारा जारी होता है। सबसे निचला देश था इरिट्रिया, जिसकी रैंक थी 180। ठीक है, इस वर्ष भारत की रैंक पड़ोसी देशों से भी नीचे रही, जैसे कि पाकिस्तान की रैंक थी 153, नेपाल की 87, श्रीलंका की 134 और बांग्लादेश की 152। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप 3 देश देखेंगे तो नॉर्वे फर्स्ट पर है, लगातार 10वें वर्ष ये प्रथम स्थान पर था। दूसरे पर है नीदरलैंड और तीसरे पर है यहाँ एस्टोनिया। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 157। इंडिया की रैंक याद रखिएगा और फर्स्ट पर कौन है ये भी याद रखना ज़रूरी है। इसी तरह से एक और इंडेक्स है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, और 2026 के लिए इसकी रैंकिंग जारी हो चुकी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को किस कंट्री ने टॉप किया था? फिनलैंड देश ने, और इसमें इंडिया की रैंक थी 116 आउट ऑफ 147 कंट्रीज़। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। लास्ट ईयर इसमें हमारी रैंक थी 118, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूव किया है। ओके, तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये सब टाइम टू टाइम हम आपको रिवाइज करवाते रहते हैं ताकि आप भूलें नहीं। नेक्स्ट है मई 2026 में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे। ये थर्ड एडिशन है इंडिया नॉर्डिक समिट का, जो कि होगा नॉर्वे देश में, और यहाँ पर इंडिया की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे पार्टिसिपेट करने।
ये तीसरा एडिशन है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का, जो 15 और 16 मई को नॉर्वे के ओस्लो में होगा। पहला शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था और दूसरा 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में। तो नॉर्डिक में ये 5 देश कौन से हैं जिनके नेता शामिल होंगे? तो इस शिखर सम्मेलन में नॉर्वे के साथ साथ स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड के नेता भी जाएंगे पार्टिसिपेट करने। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, नॉर्वे। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर फिनलैंड है। पिछले दिनों फिनलैंड न्यूज़ में था और रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ ओनकालो। ओनकालो क्या चीज़ है? ये दुनिया का पहला परमानेंट जियोलॉजिकल रिपोजिटरी है हमारे हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट के लिए। ओके, इसका नाम याद रखिएगा एंड किस कंट्री में इसको बनाया जा रहा है ये भी याद रखिएगा, फिनलैंड में। ये आपका अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स है। नॉर्वे के बारे में कल हमने डिस्कशन किया था कि क्योंकि इसने विंटर ओलंपिक्स 2026 को टॉप किया है तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखना होगा। विंटर ओलंपिक्स 2026 इस साल इटली कंट्री में हुए थे। कल हमने डिटेल में इनके बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल हम 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस साल की हमारी थीम है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। ठीक है, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 का वैश्विक सम्मेलन शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण विषय के साथ लुसाका, ज़ाम्बिया में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा एंड कब मनाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 मई को हमने अभी रिसेंटली क्या सेलिब्रेट किया है? इंटरनेशनल लेबर्स डे, यानी कि हम इस दिन लेबर के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेबर का जो मेहनत है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। देन यहाँ पर 2 मई है। 2 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे, जो ट्यूना फिश है इसके कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। 4 मई को आपका 2 इंपॉर्टेंट डे होता है। पहला हो गया इंटरनेशनल कोल माइनर्स डे, जो कोल माइनिंग में इन्वॉल्व लोग होते हैं उनको यहाँ पर हम ट्रिब्यूट पे करते हैं। और दूसरा हो गया आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ठीक है, जो आग बुझाने का काम करते हैं वो जो लोग होते हैं उनको हम ट्रिब्यूट पे करते हैं। ठीक है, तो कौन से दिन कौन से डे सेलिब्रेट होता है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला को लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली पुरस्कार 2026 ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया? ये जो विटले अवार्ड है इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है एंड ये इस साल 2 लोगों को दिया गया, परवीन शेख एंड बरखा सुब्बा को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परवीन शेख, इन्हें लुप्तप्राय भारतीय स्कीमर पक्षी और उनके नदी आवासों के संरक्षण के लिए ये अवार्ड दिया गया। बरखा सुब्बा को क्यों दिया गया? इन्हें दार्जिलिंग के हिमालय क्षेत्र में दुर्लभ हिमालयन सैलामैंडर और इसके आर्द्र भूमि आवास को बचाने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों की घोषणा लंदन के विटले फंड फॉर नेचर द्वारा की गई है। ठीक है, तो इसके लिए कौन से 2 लोग विनर्स हैं नाम याद रखिएगा। प्रजातियों की बात करेंगे तो पिछले दिनों बैट्स असेसमेंट हुआ है, यानी जो चमगादड़ हैं इनके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें पता चला कि बैट्स की सबसे ज़्यादा प्रजाति कहाँ पर पाई गई? वेस्ट बंगाल में। देन 2nd पर था मेघालय एंड 3rd पर है उत्तराखंड। ठीक है, बैट की बहुत सारी प्रजातियां हैं असल में और यही रीज़न है कि IUCN की जो रेड लिस्ट है इसमें ये अलग अलग कैटेगरीज में लिस्टेड हैं, अलग अलग स्पेशीज़ बैट की अलग अलग कैटेगरीज में हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रजाति पाई गई वेस्ट बंगाल में, देन मेघालय, देन उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पहली बार ऐसा बैट असेसमेंट हुआ है। नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण का शुभारंभ कहाँ से कर दिया है? तो हमारे मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया 4th फेज़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उड़ीसा के रायगढ़ से। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस पहल के तहत उड़ीसा में 1698.4 करोड़ रुपए की लागत से 827 सड़क परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 1701.84 किलोमीटर होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ओके, आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, उड़ीसा के रायगढ़ में इसको लॉन्च कर दिया गया है। कौन कौन सी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो रिसेंटली एक्सटेंड हुई हैं इनको भी ध्यान में रखिएगा। अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था कि जो हमारी अटल पेंशन योजना है इसको एक्सटेंड किया जा रहा है 2030 और 31 तक। इसी तरह से जो हमारी PM स्वनिधि स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, इसको भी एक्सटेंड किया गया है 2030 तक के लिए। फिर जो हमारा जल जीवन मिशन है इसको 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया। इसी तरह से और भी जो स्कीम्स हैं कई बार उनको एक्सटेंड किया जाता है, उनका टाइमलाइन बढ़ाया जाता है, तो उनको थोड़ा सा देखते रहा करिए कि कौन कौन से स्कीम्स का टाइम बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल या कोयला बैटरी विकसित कर ली है? ये दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल या फिर आप इसको कोल बैटरी भी कह सकते हैं और इसको डेवलप किया है चाइना ने।
चीन के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की जिसे जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल नाम दिया है। ये तकनीक कोयले को जलाए बिना सीधे बिजली में बदल सकती है। ये पारंपरिक कोयला बिजली संयंत्रों के विपरीत काम करती है क्योंकि इसमें कोयले को जलाया नहीं जाता, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हवा में नहीं फैलती है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चाइना। चाइना पिछले दिनों न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान से 2 एस्ट्रोनॉट्स को चूज़ किया है अपने तियानगोंग मिशन के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अपने तियानगोंग मिशन के लिए कहाँ से एस्ट्रोनॉट्स लिए हैं चाइना ने, तो पाकिस्तान कंट्री से। नेक्स्ट है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मींस ईपीएफओ ने विशेष रूप से निष्क्रिय ईपीएफ खातों को खोजने और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ईपीएफओ ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है ई प्राप्ति पोर्टल। पर्पस क्या है? जो भी पुराने ईपीएफ अकाउंट्स हैं उनको लोकेट और ट्रैक करना। तो ये क्या है ये ई प्राप्ति पोर्टल? तो एक आधार आधारित डिजिटल पोर्टल है जिसे ईपीएफओ ने विशेष रूप से निष्क्रिय ईपीएफ खातों को खोजने, ट्रैक करने और सक्रिय करने के लिए विकसित किया। ये पोर्टल उन कर्मचारियों के लिए बेहद उपयोगी होगा जिनके पास पुराने ईपीएफ खाते हैं लेकिन वो यूएएन मींस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक नहीं है या जिनकी जानकारी अधूरी है। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ई प्राप्ति पोर्टल किसका है? ईपीएफओ का, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है चीन ने किस रॉकेट का उपयोग करके पाकिस्तान के रिमोट सेंसिंग उपग्रह PRSE-EO3 को सफलतापूर्वक उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। यहाँ पर चाइना ने यूज़ किया लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट का पाकिस्तान के इस PRSE-EO3 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इनटू इट्स डेजिग्नेटेड ऑर्बिट। ठीक है, तो चीन ने अप्रैल 2026 में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट के जरिए इस मिशन को पूरा किया। उपग्रह का उद्देश्य क्या था? ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन, कृषि निगरानी और शहरी नियोजन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली इमेजिंग प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट। पिछले दिनों आर्टेमिस 2 मिशन जो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, ये किस स्पेस एजेंसी का है? तो नासा का। इसके लिए इन्होंने कौन सा रॉकेट यूज़ किया था? डू रिमेंबर, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो हमारा गगनयान 2 मिशन है इसके लिए हम कौन सा रॉकेट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 और F1 प्रोग्राम के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है? तो F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं श्रेयस अय्यर। भारत ने ई स्पोर्ट्स और पेशेवर मोटर स्पोर्ट्स को जोड़ने के लिए F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 लॉन्च कर दिया है। ये मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड के साथ फॉर्मूला 1 की पहली आधिकारिक भारतीय सिम रेसिंग चैंपियनशिप है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, श्रेयस अय्यर। ओके, और रिसेंटली अभी जो स्पोर्ट्स ब्रांड है, स्पोर्ट्स वियरिंग ब्रांड 18, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? ये हैं स्मृति मंधाना। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स की पोजीशन पर कौन आ गए हैं? अनुग्रह नारायण दास। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुग्रह नारायण दास को रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा लेखा विभाग का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने रिप्लेस किया है विश्वजीत सहाय को। और रक्षा लेखा महानियंत्रक की बात करेंगे तो भारतीय रक्षा सेवाओं के वित्त और लेखांकन का ये प्रमुख पद है। ये रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग का नेतृत्व करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुग्रह नारायण दास। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A के तहत मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 7वें और अंतिम उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट का क्या नाम है जिसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो ये 7th और फाइनल एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसको मैजगान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने डेवलप किया है अंडर प्रोजेक्ट 17A। आपको बताना है इसका नाम क्या है। इसका नाम है INS महेंद्र गिरी, ए ऑप्शन। ठीक है, और हाल ही में इसको इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। INS महेंद्र गिरी की बात करेंगे तो ये प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम युद्धपोत है। इसका नाम उड़ीसा में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया। इसके निर्माता हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, INS महेंद्र गिरी। ठीक है, INS नीलगिरी भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी पिछले दिनों क्योंकि इस शिप ने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज ककाड़ू में। ओके, एक्सरसाइज ककाड़ू जो है ये बहुराष्ट्रीय एक अभ्यास थी जिसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया की कंट्री ने। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इंडिया की तरफ से हमारी INS नीलगिरी गई थी पार्टिसिपेट करने इस इवेंट पर। नेक्स्ट है मई 2026 में किस संगठन ने विक्रम VT21 नामक उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म विक्रम VT21 को अनवील कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
तो DRDO ने विक्रम VT21 परियोजना शुरू की है, जिसमें 2 उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म शामिल हैं। पहला है पहिएदार और दूसरा है ट्रैक युक्त। इन प्लेटफॉर्मों का उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना की BMP-2 बेड़े को बदलने के लिए भविष्यवादी पैदल सेना युद्ध वाहन की आवश्यकताओं को पूरा करना। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए खुआरेल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है? खुआरेल मोबाइल एप्लीकेशन है मिजोरम राज्य का। पर्पस क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करना। मिजोरम ने आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए खुआरेल मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। ये ऐप प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित सूचना साझा करने और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए बनाया गया, जैसे कि भूस्खलन, बाढ़ या भूकंप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? नीति आयोग ने इसको अभी रिसेंटली अदरक की राजधानी घोषित किया है, मीन्स ये जिंजर कैपिटल बन गया है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट है, एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ, जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? 2026 के एशियन बीच गेम्स कहाँ पर हुए हैं? चाइना के सानिया में हुए हैं और यहाँ पर इंडियन वुमेन्स की जो कबड्डी टीम थी, इन्होंने 6वां गोल्ड मेडल कॉन्जिक्यूटिव तरीके से जीता है। ठीक है, तो ये 6वां एशियाई बीच गेम्स का इवेंट था, जो हुआ है 22 से लेकर 30 अप्रैल तक चीन के सानिया शहर में। कप्तान रितु के नेतृत्व में भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर अपना लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता। यहाँ भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वो फाइनल में ईरान कंट्री से हार गए थे। ठीक है, तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमने 6ठा गोल्ड यहाँ पर जीता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की क्या रैंक है? दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल या कोयला बैटरी विकसित की है? और तीसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको फील हो रहा है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं या इससे आपके करंट अफेयर्स की नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो आप उसके लिए भी एक छोटा सा रिव्यू हमारे कॉमेंट में डाल सकते हैं, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स आते हैं हमारे चैनल पर, वो उन्हें देखकर हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।